नमस्कार सभी को मेरा। आज हम 6 क्लास के सिक्स विषय को देखेंगे। तो इनका पहला चैप्टर अगर हम लोग देखें तो इनका पहला चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। विविधता की समझ, आज इसी पे बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इतना विविधता होने के बावजूद भी भारत किस तरह से एक है, और हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता यही है, विविधता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। तो चलते हैं पाठ पर और देखते हैं कि विविधता की समझ कैसे हम जो है कि विकसित करेंगे। तो बच्चों से कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? ऐसा कोई नहीं होगा क्लास में। सब कोई एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों में भी रहते हैं, क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या एकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, यह देखना है। भारत कहा जा सकता है कि इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को हम आगे चल के देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आपकी उम्र के 3 बच्चे, देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। आपकी उम्र के 3 बच्चे ने ऊपर दिए गए चित्रों को जो है बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत अलग हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भिन्नता है। तो अध्यापिका क्लास में बच्चों को इस तरह से समझा रहे थे, और इस तरह से ही हम जो है कि विविधता की समझ हम समझ पाएंगे। तो अपनी जो क्लास टीचर है उससे भी पता कीजिए, और अपने आसपास के साथियों से भी इस सवाल को पूछिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसे साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। ऐसी कोई सूची आपकी नहीं हो सकती है। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में
आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत ही भिन्न है, अलग है? तो आइए हम लोग कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें कि विविधता क्या है और उसकी समझ को जानें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उनसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा, बिल्कुल हाँ। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, बिल्कुल हाँ। क्यों, तुमने क्या सोचा? वो लड़का रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वो लड़के ने कहा। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था, बालक, और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। तो मैंने कहा, ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उन्होंने कहा, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम मतलब मैंने पूछा कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वो मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में सारा उनकी आवाजें डूब गई। और उन्होंने कहा, मेरा नाम समीर है। अगले दिन कहा,
और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उनके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, गायब थी मुस्कान। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी है, उसने कहा। वहां दंगा में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूं। वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा, और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर तो आखिर कहाँ गया। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ये खान पान, पहनावा, धर्म, इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो अगर हम दक्षिण भारत जाते हैं तो वहाँ का खान पान, रहन सहन, पहनावा, धर्म भी अलग है, भाषा भी अलग है। या फिर बंगाल जाए तो वहाँ पे भी ऐसा मिलता है। तो ये सारे चीज, खान पान, पहनावा, रहन सहन, संस्कृति, ये सारे भिन्नताएं विविधता के ही पहलू हैं। अपनी विविधता ही धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ना स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर एक समीर की बात यहाँ पे जब कहा गया, एक समीर ने स्कूल में पढ़ाई की थी,
जबकि दूसरा समीर जो था वह अखबार बेचता था। समीर दो को केवल जाने का मौका मिला ही नहीं, अपने स्वभावतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा तो कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़ों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है, नहीं हो सकता है। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधताओं का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। आज भारतीय समाज में जाति व्यवस्था आदिम समाज से चली आ रही है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांट दिया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। काम के आधार पर जाति का निर्धारण। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, आजीवन उसी जाति में रहते थे। आइए उदाहरण एक और देखते हैं। इसमें अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई है तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकते हैं। यही था काम के आधार पर जाति का निर्धारण। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाना, उस ज्ञान के अलावा दूसरा कोई ज्ञान नहीं। इससे गैर बराबरी पैदा हुई समाज में। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, इस पॉइंट को देखना है। अब क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि आखिर इतना विविधता होने के बावजूद ये हमारे समाज को, हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर और दूसरा समीर दोनों दोस्तों के बारे में जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आप खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए, लिखने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों
कि दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं।